अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का मेरा टॉपिक है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का हम पहले चेक करेंगे कि डेंगू वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, इसका पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, इसकी साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट प्रिवेंशन सब कुछ इसके अंदर हम इसका चेक करेंगे। डेंगू वायरस जो है बेसिकली डेंगू वायरस एक आरएनए वायरस है जो कि फ्लेविवेरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है और इसका जीनस जो है वो फ्लेवी वायरस है। और ये मॉस्किटो जो है ये एक मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो है जिसको कहते हैं हम एडिस एजिप्टी, उससे ये कॉज होता है डेंगू वायरस बॉडी में। और ये बेसिकली ऑलमोस्ट हर साल 400 मिलियन पीपल जो हैं वो इन्फेक्ट होते हैं डेंगू वायरस से, जिसमें से 100 मिलियन जो हैं वो सिक होते हैं हर साल। ये एक एस्टिमेशन रेट है। इसकी आउटब्रेक्स जो हैं वो हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन से एरियाज़ में हो चुकी हैं। इसकी साउथ ईस्ट एशिया में हुई हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में हुई हैं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में हुई हैं, अमेरिकाज़ में एंड कैरिबियन एंड अफ्रीका में। और इसके बेसिकली 5 स्ट्रेन्स हैं जिनको हम सीरोटाइप्स बोलते हैं। डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू वायरस 3, डेंगू वायरस 4 और डेंगू वायरस 5। और आगे से हर सीरोटाइप जो है वो डिफ़र करता है इसकी एंटीजेनिसिटी के ऊपर। हर सीरोटाइप की एंटीजेनिसिटी डिफरेंट होती है। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे कि ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है। बेसिकली ट्रांसमिशन इसकी एक डेंगू जिस तरह आपको ऊपर बताया गया कि जिस तरह एक वायरस है फीमेल मॉस्किटो की वजह से ये डेंगू वायरस ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बॉडी में। और इससे क्या होता है कि वो जो मॉस्किटो है वो बाइट करती है ह्यूमन को, जिसकी वजह से अपना स्लाइवा वो उसके अंदर जो है इंसर्ट करती है और जिसकी नतीजे में जो है वो वायरस कॉज होता है बॉडी में, इन्फेक्शन कॉज होता है डेंगू वायरस का। और ह्यूमंस जो हैं वो प्राइमरी होस्ट हैं इस वायरस के, ठीक है। और जो है ये इन्फेक्शन जो है ये इन्फेक्टेड मतलब जितने भी डोनेशन के प्रोसेसेस होते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन होती है या किसी भी केस में ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लगता है, तो उस केस में भी डेंगू वायरस अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड दूसरे नॉर्मल पर्सन को लगा है तो वो पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा उस ब्लड की वजह से, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से। फर्दर हम इसका चेक कर लेते हैं मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म इसका क्या है कि जी जैसे ही मॉस्किटो जो है वो पर्सन को बाइट करता है तो वो अपना स्लाइवा उसके अंदर एंटर करता है और वो स्लाइवा एंटर होके आगे से वाइट ब्लड सेल्स के साथ बाइंड करता है और रिप्रोड्यूस करता है वाइट ब्लड सेल्स के अंदर उनके साथ। और आगे से वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स उसके रिस्पॉन्स में प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं अपने डिफेंस सिस्टम में बॉडी में, जिस कुछ सिस्टम सिग्नलिंग प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं साइटोकाइंस एंड इंटरफेरॉन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिम्टम्स के लिए। जैसे ही वाइट ब्लड सेल्स अपने डिफेंस में कुछ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ये सारा रिएक्शन जब होता है तो इसके केस में फीवर होता है बॉडी में, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं और सीवियर पेन्स होती हैं। और जो इन सीवियर इन्फेक्शन जो वायरस की प्रोडक्शन है इनसाइड द बॉडी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है ऑर्गन्स में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, जिसमें जो मेजर उन्होंने बताए हुए हैं वो है लीवर और बोन मैरो, जो कि ये ज़्यादातर अफेक्ट होने के जिनके चांसेस होते हैं वो लीवर और बोन मैरो हैं। फिर अगली कंडीशन उन्होंने क्या बताई हुई है कि जैसे ही जो फ्लूइड है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में से लीक होना शुरू होता है बॉडी में, फ्लूइड लीक होगा कैपिलरीज में से बॉडी फ्लूइड में, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो ब्लड की अमाउंट कम हो जाएगी और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाएगी और ब्लड प्रेशर जो है वो हमारा लो हो जाएगा इस कंडीशन में। क्योंकि इस कंडीशन में हमारे ऑर्गन्स जो हैं जिनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है उन तक ये ब्लड पहुंच नहीं पाएगा इस कंडीशन में। इसकी वजह से क्योंकि ब्लड जो है वो तो हमारी कैपिलरीज की परमिएबिलिटी होगी है ना हमारी बॉडी में, तो हमारा जो ब्लड है वो सारा कैपिलरीज में से लीक आउट हो जाएगा हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है। और वो सारा मिक्सअप हो जाएगा जिसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर ब्लड की अमाउंट कम हो जाएगी और जो हमारे ऑर्गन्स जिनको रिक्वायर्ड है ब्लड उधर भी नहीं पहुंच पाएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि जब बोन मैरो में फर्दर मोर जब डिसफंक्शन बोन मैरो में होता है ना तो उसके स्ट्रोमल सेल्स में जो है बोन मैरो के जो है इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं। जैसे प्लेटलेट बॉडी में कम होंगे तो जो क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्लेटलेट्स का बेसिक फंक्शन बॉडी में क्लॉटिंग करवाना है। तो बेसिकली जब हमारा काम ही उन्होंने स्ट्रोमल सेल्स ने प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ही नहीं होने देनी, मतलब स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो प्लेटलेट्स को कम करवा देंगे, तो जिसकी वजह से हमारी क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो सारा बॉडी में डिस्टर्ब हो जाएगा और जिसकी वजह से ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और उसके साथ साथ और भी मेजर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी डेंगू फीवर की।
आगे से एक लाइफ साइकिल उन्होंने बताया हुआ है। लाइफ साइकिल में यही है कि किस तरह जो है डेंगी बाइट करता है नॉर्मल पर्सन को, अपना सलाइवा उसके अंदर इंसर्ट करता है और 10 to 12 डेज़ के इंक्यूबेशन के बाद वो जब उसी पर्सन को आके डेंगी दोबारा से बाइट करता है तो उस पर्सन का जो डेंगी वायरस है उस मॉस्किटो के माउथ सलाइवा में जाता है और आगे से वो फिर किसी नॉर्मल पर्सन को जाके इन्फेक्ट करता है। तो इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है कि किस तरह एक मॉस्किटो के थ्रू ये सारा प्रोसेस चलता है और वो किस तरह डेंगी जो है वो कॉज करता है बॉडी में। फिर आगे से आ जाता है वायरल रेप्लिकेशन। जैसे ही डेंगी वायरस जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये लैंगरहैंस सेल्स हैं जो डेंड्रिटिक सेल्स के साथ जो अटैच होते हैं, ये उनके साथ जाकर बाइंड कर जाता है बॉडी के ऊपर और इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनका इस स्लाइड में बताया गया है। डी साइन रिसेप्टर, मैनोज रिसेप्टर्स होते हैं, CLEC5A ये रिसेप्टर्स होते हैं, इनके साथ ही जाके बाइंड करता है और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये बेसिकली कोई भी फॉरेन मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए डेंड्रिटिक सेल के ऊपर सरफेस के ऊपर लगे होते हैं। और ये ये मेन पॉइंट ऑफ एंट्री है, इधर से मेन एंट्रेंस होती है उस वायरस की सेल के अंदर। और आगे से जैसे ही डेंड्रिटिक सेल इन्फेक्ट होता है तो डिफरेंट अपने जो नज़दीकी लिम्फ नोड है ये उसमें मूव करता है बॉडी में। आगे से क्या होता है कि जैसे ही लिम्फ नोड बॉडी में मूव करते हैं तो आगे से जो ये आगे से फर्दर इसकी ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन्स में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वायरल के RNA बेसिकली बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और गोल्जी ऑपरेटर्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सारी सिंथेसाइज हो गए और जो स्पेसिफिक शुगर चेन्स ऐड होनी होती हैं गोल्जी ऑपरेटर से वो ऐड होती हैं और जो पूरा वायरस का न्यू RNA जीनोम बन के एक RNA पार्टिकल बन के वो बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। व्यूअर्स, हमारा पार्ट 1 इधर तक ही था। नेक्स्ट वाला पार्ट आपको पार्ट 2 में हम बताएंगे उसके सारे साइंस, सिम्टम्स, पैथोजेनेसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन डेंगू वायरस की। अल्लाह हाफिज़।